दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम को पप्पू यादव ने किया संबोधित। तेज प्रताप पर साधा निशाना। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त। सदन में छाया रहा जेपीएससी, डीवीसी और जमीन की ऑनलाइन मैपिंग में त्रुटि का मुद्दा। हेल्थ मिशन ट्रस्ट कर रहा लोगों की मदद। राज्य के सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने का कर रहा काम। गरीब लाचार लोगों का होगा मुफ्त इलाज। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की शुरुआत। स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। आरजेडी के विधानसभा मार्च को लेकर आरजेडी नेता पूरे दिन उत्साहित दिखाई दिए। आरजेडी नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर बिहार विधानसभा में भी जमकर राजनीति हुई। आरोप प्रत्यारोप में आरजेडी विधान पार्षद सुबोध राय ने मौजूदा नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए तानाशाह सरकार करार दिया है। वहीं इस मामले में पलटवार करते हुए आरजेडी पर हुई लाठीचार्ज और विधानसभा मार्च पर जेडीयू ने आरजेडी को कानून पर भरोसा न होने और कानून को नहीं मानने का आरोप लगाया है, जिसमें जेडीयू विधान पार्षद भीष्म साहनी ने कहा कि आरजेडी हमेशा कानून तोड़ती रही है, इसलिए आरजेडी को कानून से कोई मतलब नहीं है। दवाई, सिंचाई, सब मुद्दे पर हम लोग का आज प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन में हमारे युवा विंग के जितने भी वर्कर थे, हमारे नेता खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए हुए थे, तेज प्रताप यादव जी गए हुए थे और उस आंदोलन का अगुवाई कर रहे थे। तो जो पुलिसिया नीति है, बिहार सरकार की जो रवैया है, वो बहुत ही हतप्रभ है। आज बिहार की जनता देख रही होगी कि नीतीश कुमार किस तरह से बेबस है। जब आज किसी दल का कोई युवा अगर आगे आके अगर गरीबों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने जा रहा है तो उसको उस आंदोलन को रोकने की जरूरत नहीं थी। उस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से, जो हम लोग का विधानसभा घेराव था, हम लोग विधानसभा, हमारे युवा विंग के नेता तो आते नहीं विधानसभा घेराव करने, लेकिन जहां एक बना हुआ था जगह, वहां तक आके उनको रोकना चाहिए था। देखिए, वो लोग कानून तोड़ने का जो आज नया थोड़ा है, वो बहुत पुरान उन का परंपरा रहा है और कानून व्यवस्था नहीं मानना वह उन लोगों के जहन में है। हमेशा वो लोग कानून तोड़ने का काम किए हैं। जब सदन है सदन खुला हुआ था तो अपनी बात सदन में जो है रखते, सरकार के समक्ष रखते और यह विधि व्यवस्था बिगाड़ने का जो है काम का कोई औचित्य नहीं था। सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है इस तरह का हरकत उन लोगों के द्वारा किया गया है ताकि सरकार बदनाम हो और सस्ती लोकप्रियता जो है हासिल हो। देखिए, वो लोग कानून तोड़ने का जो आज नया थोड़ा है, वो बहुत पुरान माई, दवाई, सिंचाई, सब मुद्दे पर हम लोग का आज प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से कल सदन पूरा दिन हंगामेदार रहा और अब उसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार तानाशाह रवैया अपनाई हुई है, वहीं विपक्ष पे पक्ष जो है वो ये कह रही है कि ये हमेशा से ये लोग कानून तोड़ते हुए आए हैं और कानून का इनसे कोई मतलब नहीं है। गौतम, देखिए नियाज, चीज़ों को समझना होगा कि आखिर हंगामा है क्यों बड़पा। अगर हंगामा बड़पा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है बिहार पुलिस सशस्त्र जो विधेयक है, अधिनियम है, उसको पारित कराना। बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना किसी डिबेट के विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार ने जो चीज़ें लाई है वो उसमें इनकाउंटर ही चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि इस विधेयक में क्या है, पहले इसको पढ़ने की ज़रूरत थी, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत थी, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए था। इसके लिए सदन खुला था, लेकिन बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे यदि किसी बात पे हंगामा ही करना है सिर्फ मकसद, तो फिर तो बात कुछ और है। क्योंकि
आपने जितने युवाओं को अब आपने पूरे बिहार से बुलाया, आपने जिस राजद के तमाम युवाओं को बुलाया, जिस मुद्दे के लिए बुलाया, जेपी गोलंबर से लेकर के डाकबंगला चौराहे तक जो घंटों मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस बल को लाठियां चलानी पड़ी, पानी की बौछार चलानी पड़ी, राजद के कार्यकर्ता भी घायल हुए, पुलिस बल के जवान भी घायल हुए, और जिस मुद्दे पे घायल हुए, यदि उस मुद्दे की समझ ना हो तो फिर क्या किया जा सकता है। दरअसल यही बात पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला बिहार सशस्त्र पुलिस अधिनियम के तहत है। सरकार इस बात पे कह रही है कि आप इस पे डिबेट कीजिए, पहले सोचिए, समझिए, जानने की कोशिश कीजिए कि ये मामला है क्या। जिस बीएमपी को आपने सुना होगा, बिहार मिलिट्री पुलिस, तो यदि यही बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदल करके अब बिहार पुलिस सशस्त्र जो विधेयक है उसके तहत इसका नाम बदल दिया जाएगा, तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री ने ये सोचा, मुख्यमंत्री की जो ये सरकार की जो ये सोच है कि कई ऐसे जगह हैं, जैसे पटना के कई ऐसे जगह हैं जहां सुरक्षा पर बीएमपी के जवान तैनात होते हैं, तो वो अब बिहार पुलिस सशस्त्र बल के जवान के रूप में जाने जाएंगे। और उनको ये अधिकार रहेगा कि यदि अचानक से, जैसे इस घटना का जिक्र किया गया कि बिहार के जो बोधगया में बोधि टेम्पल के ऊपर जब आतंकियों का हमला हुआ था, आतंकियों ने जब बम विस्फोट किया था, तो उस वक्त जो जवान थे जो सुरक्षा में लगे हुए थे, तो उस वक्त वो अधिकार नहीं था। ये साल 2013 की बात है, देखिए नहीं, समझने की जरूरत है। उस घटना से आहत होकर मुख्यमंत्री ने उसी समय ये चीज़ें सोची थी कि इसको किस रूप में बदला जाए। आखिर क्या हम कोर्ट की इजाज़त लेंगे? उसको पहले कोर्ट की इजाज़त लेंगे तब गोली चलाएंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए, जो लोग असामाजिक तत्व हैं, जो आतंकी संगठन हैं, या जो जिस रूप में, जैसे पटना के गांधी मैदान में जिस वक्त ये घटनाएं हुई, यदि सामने वाला गोली चला रहा है तो ऐसे में बिहार पुलिस क्या हाथ पे हाथ धरी रहेगी? क्या उसको ये अधिकार नहीं है? क्या वो गोली नहीं चला सकती? क्या उस आतंकी संगठन पर वो हमला नहीं कर सकती? क्या इसके लिए कोर्ट से और फिर वारंट लेने की जरूरत है? तो ये जो टेक्निकल पेच है, इस पेच को दूर करने की मंशा सरकार की है, और यही वजह है कि बिहार पुलिस सशस्त्र जो अधिनियम 2021 की बात कर रहे हैं, इस अधिनियम के तहत ये सारे फैसले, ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। लेकिन अब बिना सोचे समझे, जबकि इसकी चर्चा, इसके बारे में डिबेट, इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन के लिए तैयार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना मकसद है, ऐसा सरकार कह रही है। पक्ष अपनी बात कह रहा है, विपक्ष का कहना है कि इसके आ जाने से इनकाउंटर का दौर शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस को जाती कर दी, पुलिस के पहले ही सिस्टम में जहां कई खामियां हैं, एक और खामियां जुट जाएगी, पुलिस को अधिकार मिल जाएगा, वो किसी को भी पकड़ लेगी, वो किसी को भी गोली मार देगी। तो ये तमाम चीज़ें की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये अगर सदन खुला है, सदन में आप डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, और जो चीज़ जनता के हक और हुकूक की है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? कल का दिन पूरे बिहार के लिए शर्मसार करने वाला दिन था, जहां एक तरफ सदन के अंदर की गरिमा, सदन के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में उठा पटक होता है, वहां पर कुर्सियां चलती है, टेबल पटके जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया जाता है। तो ऐसे में जनता देख रही है पूरे बिहार की जनता कि आखिर जिन माननीयों को इन्होंने सदन तक पहुंचाया है, कोरोना संकट में वोटिंग की है, घर से बाहर निकले हैं और इनको सदन तक पहुंचाया, और यही माननीय सदन के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने पर आतुर हैं। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से अराजक की स्थिति पैदा हुई है, ये अराजकता के पीछे की वजह भी समझनी होगी। आप देखिए कि जिस रोजगार के मुद्दे पर, बिहार पुलिस सशस्त्र अधिनियम के मुद्दे पर बिना सोचे समझे यदि युवा पूरे बिहार से चले आते हैं, जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहे पर जो हादसे हुए, तो शुक्र है कि उसमें किसी व्यक्ति की कैजुअलिटी नहीं हुई, नहीं तो जिस तरह का हादसा, जिस तरह का भागम भाग, आपाधापी, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार सामने आ रही थी, तो ऐसा लगने लगा था कि जो लोग तैयार होकर आए हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो तैयार नहीं है, उस पूरे इलाके से लाखों लोगों का सरोकार है। वो सबसे बिहार का, पटना का, राजधानी पटना का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। क्या उस चौराहे पर आम लोगों के साथ अगर कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? पक्ष लेता या विपक्ष लेता? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ऐसे सवालों के लिए यदि सरकार तैयार है तो फिर बात ही कुछ और है, लेकिन अगर जाने चली गई तो उस जान का कोई हिसाब नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए।
तो ऐसे में स्कूल खुला था, कॉलेज खुले हुए थे, तमाम वो चीज़ें खुली हुई थी, लोग दुकान खोल रहे हैं। कोरोना का संकट है, 1 साल से जिन दुकानों में धूल की रेत पड़ी हुई है, वहाँ अब जब धीरे धीरे जब सिस्टम चलने लगा है तो राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं नेता। तो ये बिहार की दुर्दशा है, जहाँ विकास के रास्ते पर कम, बेवजह बातों पर चर्चा ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि बिहार की राजनीति पूरे देश में सुर्खियाँ बन जाती है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, ये सरकार को भी सोचना होगा। जब आपने जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो फिर विपक्षी पार्टियों ने आखिर प्रदर्शन कैसे कर लिया? आपने जेपी गोलंबर पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने उस वक्त क्यों नहीं पहले अरेस्ट कर लिया उनको, उनके प्रदर्शन से पहले? तो आप कई किलोमीटर तक प्रदर्शन करवाते हैं, उसके बाद गोलियां चलाने की या उसके पानी के बौछार करते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा। अगर न्याय संबद्ध, विधि संबद्ध, कानून संबद्ध अगर कार्रवाई करनी थी, जब आपने अनुमति नहीं दिया तो आपको पहले एक्शन लेना था। और इनको भी, विपक्ष को भी सोचना चाहिए था कि यदि सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर आपका हक है, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रदर्शन करने का ये तरीका सही है? जब आपको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो आपने किस हैसियत से, किस अधिकार के साथ आपने प्रदर्शन किया? यानी कि आप प्रशासन को नहीं मानते। और अगर नहीं मानते तो फिर अनुमति लेने की क्या ज़रूरत है? इससे पहले भी आपने जो अनुमति ली है, क्या आपको प्रशासन ने दिया है? तो लोकतंत्र का अधिकार है। हर राजनीतिक पार्टियां अपने मर्जी से काम करती है, जनता के हितों का ख्याल नहीं करती है। और ये सबसे बड़ी दुर्दशा है राजधानी पटना के उन लोगों की जो घंटों सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रही, खड़ी रही और जाम में फंसे रहे। ऐसी ऐसी गलियों से लोग भागते नजर आए, ऐसी ऐसी गलियों से लोग निकलते नजर आए जिन गलियों को कभी लेकिन देखा तक नहीं गौतम, था। ये देखा गया है कि जिस राजधानी तरीके से सत्ता सड़क से पक्ष होकर और के विपक्ष के बीच तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन इस बीच कल जिस तरीके से सदन की मर्यादा को तार तार किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल वही बात मैं बता रहा था नियाज कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप राजनीतिक संगठन हैं, आप राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको जनता के हितों का ख्याल रखना होगा। और आप यही बात मैं कह रहा था कि इस बीच अगर जनता के साथ कुछ हो जाता और तो आप कौन जवाब देता? उसके ऊपर भी राजनीति करने से ये राजनीतिक पार्टियां बाज नहीं आते। देखिए, मैंने अभी कहा कि 5 घंटे तक गाड़ियां रेंगती रही, तापमान 44 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, धीरे धीरे बढ़ते इस तापमान में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक में आप देखिए कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो जिस रास्ते पर है वो वहीं पर थम सा गया। कई एम्बुलेंस थम गए। जिस रास्ते से पीएमसीएच जाना है वही वो रास्ता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार, प्रशासन और विपक्ष तीनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी होगी। सभी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं पहले लाठीचार्ज किसने किया, तो पहले पत्थर किसने चलाए? ये जांच का विषय है। इस जांच की रिपोर्ट कई महीनों बाद आएंगे और आएंगे तब तक मामला दूसरे प्रदर्शन पे चला जाएगा। लेकिन क्या इस रोड़ेबाजी में, क्या इस लाठीचार्ज में किसी की जान चली जाती तो सोचिए बिहार का क्या होता, राजधानी पटना का क्या होता। तो राजनीतिक रोटियां अगर सेकनी है, मकसद हंगामा करना है तो फिर करते रहिए। जनता देख रही है। जनता आने वाले 5 सालों के बाद जो हिसाब देगी उसके लिए भी ये नेता तैयार रहें, क्योंकि जब जो जनता के हितों का ध्यान जो पार्टियां नहीं रखती उसका क्या असर होता है ये इतिहास गवाह है। और बिहार की जनता इस चीज़ को बखूबी जानती है। इसलिए सदन खुला है, सदन के अंदर आप चर्चा कीजिए। सदन के अंदर आपको माननीय बना करके भेजा गया है। बावजूद इसके यदि आप प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और बेवजह जहां अनुमति नहीं मिली है वहां प्रदर्शन करेंगे तो शायद इसका हश्र यही होगा और इसका रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ने अपनी बात रख दी है। सरकार ने अधिनियम पास कर, विधेयक को पास करा दिया है। और सरकार ने साफ तौर पे, खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे रात को 10 बजे कि जिस तरह से इस चीज़ को लेकर के आपको डिबेट करनी चाहिए। आप तो पढ़े भी नहीं, आपको समझना चाहिए कि ये विधेयक है क्या, ये सशस्त्र बिहार पुलिस सशस्त्र अधिनियम क्या है, 2021 क्या है। ये वैसी चीज़ें हैं जिस सुरक्षा के लिए हम अगर अपने जवानों को खड़ा करते हैं तो उसको इतना अधिकार देंगे कि अगर कोई आतंकी संगठन, कोई असामाजिक तत्व, कोई लगातार गोलियां चला रहा है
तो हमको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम उसी वक्त क्विक जी। एक्शन ले सकते हैं, तो ये अधिकार है। और जी इन गौतम, अधिकारों थोड़ी का जो वक्त की दुरुपयोग- कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सब मुद्दे पर हम लोग का आज प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन में हमारे युवा विंग के जितने भी देखिए वो लोग कानून तोड़ने का जो है नया वहीं खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। रांची पूर्व कृषि मंत्री सह वर्तमान विधायक नलिन सोरेन पर रांची सिविल कोर्ट में कार्रवाई की गई है, जिसमें विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट ने नलिन सोरेन द्वारा दायर डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। नलिन सोरेन अपने ऊपर लगे आरोप के बचाव में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया था, जिसे वह आरोप गठन से पूर्व अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष दे सके। बता दें कि पूर्व मंत्री नलिन सोरेन से जुड़े बीज घोटाला का मामला 2009 का है, जब आपदा प्रबंधन विभाग से आवंटित करीब 21 करोड़ 62 लाख राशि का उपयोग 50% से अधिक सुखाड़ग्रस्त प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किया गया था और राशि को किसानों के खाता में दिया जाना था, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आवंटित राशि से 12 करोड़ 62 लाख का राशि का उपयोग बीज क्रय में किया गया, जिस पर आज सुनवाई करते हुए दायर डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त आवंटन 21.62 करोड़ रुपये से 50% से अधिक सुखाड़ प्रभावित किसानों के खाता में खाता खुलवाकर पैसा दी जानी थी। उस पैसे को उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उस पैसे को उन्होंने बीज का क्रय कर लिया। बीज, जबकि इनको मात्र 5 करोड़ रुपए की राशि तक ही पावर था, वो इन्होंने वो जो है उस पैसे को इन्होंने अपने निजी लाभ के लिए भ्रष्ट पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने ऐसा किया। आज उनका वही डिस्चार्ज पिटीशन रिजेक्ट किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, पूर्व कृषि मंत्री के पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए नियाज, ये मामला बेहद पुराना है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब पूर्व मंत्री कृषि मंत्री नलिन सोरेन उस वक्त झारखंड के कृषि मंत्री के तौर पर थे और यह मामला कह सकते हैं कि रुपयों का खेल था। 21 करोड़ 62 लाख रुपए, जो कि आपदा प्रबंधन के हिसाब से जब राज्य में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी तब ये राशि दी गई थी। लेकिन जिस तरीका से नलिन सोरेन ने उन पैसों को किसानों को ना दे करके बीज का क्रय कर लिया, बीज की खरीदारी कर ली, क्योंकि उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस तरीका से जब वो अकाल का दौर पड़ा था, जब किसानों को राज्य सरकार से उम्मीदें थी कि राज्य सरकार उनकी उम्मीद पर खड़ी उतरेगी और राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी किसानों के लिए, उस वक्त ये आरोप नलिन सोरेन पर लगा था कि उस वक्त उन्होंने किसानों के खाते में पैसे न जमा कर कर उन्हें सीधा बीज का क्रय कर लिया था और कुछ पैसे अपने निजी खर्च के लिए इस्तेमाल कर लिए गए थे। और उसी को लेकर के नलिन सोरेन ने एक डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की थी, जो कि कह सकते हैं सिविल कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। और कह सकते हैं कि पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक हैं शिकारपाड़ा के नलिन सोरेन को एक बड़ा झटका जरूर मिला है। नियाज जी, तो कोर्ट ने ये पिटीशन खारिज करते हुए कोर्ट का क्या कुछ कहना है? देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, क्योंकि जिस तरीका से नलिन सोरेन ने अपने बचाव के लिए इस डिस्चार्ज पिटीशन को फाइल किया था कि सजा सुनाने से पहले वो अपनी बातों को रख सकेंगे और सजा के गठन होने से पहले वो अपनी बातों को न्यायालय में रख सकेंगे। लेकिन जिस तरीका से तमाम गवाह और सबूत जिस तरीका से मिल रहे थे, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी इसमें कुछ कार्रवाई की गई थी और जिस तरीका से न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सीधा उनके पिटीशन को कह सकते हैं कि नेग्लेक्ट कर दिया है और उनको सीधा साफ तौर पर कहा गया है कि आपकी जो भी पिटीशन है वो स्वीकार न्यायालय में नहीं की जाएगी। तो एक बड़ा झटका जरूर लगा है नलिन सोरेन को, क्योंकि जिस तरीका से किसानों के साथ कह सकते हैं कि 2009 में अन्याय हुआ था और 2013 में इसकी पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी निगरानी थाने में। उसके बाद से आज 2021 का दौर आ गया और कह सकते हैं कि इन 10 के 8 सालों में जो भी कह सकते हैं उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला था कृषि क्षेत्र में, और नलिन सोरेन अभी तक चर्चा में जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी
जय शुभम, तो जिस तरीके से उनके पिटीशन को खारिज किया गया है, तो अब खारिज होने के बाद उनके आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, नलिन सोरेन को एक बड़ा झटका तो ज़रूर लगा है, क्योंकि जिस तरीक़ा से पिटीशन को रद्द कर दिया गया है और लगातार जिस तरीक़ा से सिविल कोर्ट ने इस मामले में कह सकते हैं तुरंत सुनवाई करके इस फैसला को सुना दिया। लेकिन नलिन सोरेन वर्तमान में विधायक हैं और एक कह सकते हैं एक अच्छा किताब उन्होंने जीत लिया है विधायकी के दौर में, और जिस तरीक़ा से उन्हें झटका तो ज़रूर लगा है और आगे की रणनीति वो क्या अपनाते हैं, क्योंकि वो लगातार न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं, उनकी बातों को अपनी बातों को न्यायालय तक पहुँचाने की कह सकते हैं हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रयास कहीं ना कहीं विफलताओं की ओर ढकेला चल जा रहा है, और जिस तरीका से नलिन सोरेन को बार बार न्यायालय की ओर से झटका लग रहा है, तो शायद इस बार वो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। जी तो शुभम, क्या लगता है कि अगर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो क्या इन्हें वहां से क्या उम्मीद लगा सकते हैं ये नलिन सोरेन? देखिए, ये अपने बचाव के लिए और कह सकते हैं कि अपने जो पक्ष को बखूबी रख रहे हैं, और अपने पक्ष को रखना कह सकते हैं एक पक्षीय पार्टी की भूमिका होती है, वो अपनी बातों को न्यायालय तक कैसे पहुंचाए। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीक़ा से सिविल कोर्ट ने उन्हें फटकार लगा दी है, क्या हाई कोर्ट में उनकी इन बातों को समझा जाएगा? क्योंकि न्यायालय का ये मामला है नियाज, और न्यायालय हर वो पहलू पर नज़र बनाए रहती है, क्योंकि जिस तरीक़ा से आपदा प्रबंधन विभाग, क्योंकि एक महत्वपूर्ण अंग होता है कोई भी सरकार का, कोई भी कह सकते हैं कोई भी जो मौजूदा सरकार है झारखंड में, किसी की भी सरकार की बात कर ले तो आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, और आपदा प्रबंधन एक सक्रिय भूमिका निभाती है। तो उनके द्वारा इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और लगातार हर पहलू पर नज़र रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन नलिन सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि नलिन सोरेन अब किसका दरवाजा खटखटाते हैं और कहां उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है, और इस मामले से वो कब तक बरी हो पाते हैं। जी जय शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर देश में बढ़ रही बेरोजगारी, शिक्षा के गिरते स्तर और मौजूदा संगोष्ठी को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने संबोधित किया। साथ ही राजद के विधानसभा घेराव के दौरान हुए हिंसा को लेकर पूर्व सांसद ने राजद और तेजस्वी तेज प्रताप पर निशाना साधा, जिसमें पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी तेज प्रताप के आने पर कार्यकर्ता उग्र हुए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। जाते आप भाग क्यों गए? आप लोगों को मरने पर छोड़ दिया, लाठी चलाने पर छोड़ दिया। पहले भीड़ संयमित थी, जब दोनों भाई आए तो भीड़ पागलों की तरह चली। आप देश को संदेश देना चाहते हैं ना, आप तो समाज के लिए कलंक हो जाते हैं, और लोग इसी तरीके से समाज से कटने लगता है। इसीलिए आज एक बड़ा संदेश विचार गोष्ठी थी, शिक्षक और छात्रों के बीच में हम अतिथि के रूप में आए थे। निश्चित रूप में आज जरूरत है। वहीं हेल्थ मिशन ट्रस्ट लोगों की सहायता के लिए झारखंड में आगे आए हैं। कई सालों से गरीब और लाचार मरीजों के लिए यह ट्रस्ट राज्य की सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने का काम कर रही है। वहीं रिम्स में भी अपने 2 एम्बुलेंस को गरीब मरीजों के लिए उपलब्ध कराने का काम भी झारखंड हेल्थ मिशन ट्रस्ट द्वारा किया गया है। इसी दौरान ट्रस्ट के संस्थापक रवि कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि यह ट्रस्ट केवल उन गरीब और लाचार मरीजों के लिए है जो आर्थिक रूप से अस्पताल का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। आने वाले दिनों में झारखंड हेल्थ मिशन ट्रस्ट द्वारा राजधानी रांची में अस्पताल का भी स्थापना किया जाएगा, जहां सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा। हेल्थ मिशन जो ट्रस्ट है वो तो अभी एम्बुलेंस लिए ही है, साथ में ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं सिविल कोर्ट डालसा से यही लीवर सर्विस के लिए यही हूँ। अब ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है, जाने के लिए गाड़ी से जाने की दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस से दिक्कत हो रही है, तो कम से कम एक गाड़ी मिली है कम से कम, तो हम लोग उनको अच्छे पोस्ट में हम लोग भेज सकते हैं। ये मदद मिली है उनको। बहुत खुशी की बात है कि झारखंड हेल्थ मिशन ट्रस्ट के थ्रू से एक एम्बुलेंस यहाँ पे आया हुआ है।
इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग इसको टीवी मोड पे चलाएंगे, जिससे मान के चलिए कि आपको रिंच से गिरिडीह जाना रहता है। गरीब लोग का आप बाहर से पेइंग करता है, हायरिंग करता है, वो असक्षम है, पेमेंट करने के लिए नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको जो लागत है, जो बिल्कुल गरीब है, जो लागत है डीजल का, पेट्रोल का, उसमें आप करेंगे, स्पेशल डिस्काउंट देके हम लोग उसको उचित करेंगे। अभी तत्काल तो मेरे तरफ से 2 एम्बुलेंस है, लेकिन मैं माननीय बाबूलाल जी से भी आग्रह किया हूँ, जो राजधनवार से विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, कि आप राजधनवार में अपने मत से एम्बुलेंस दें। तो एक कोऑर्डिनेशन चला रहे हैं कि राजधनवार में मेरा एक एम्बुलेंस रहेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्बुलेंस रहेगा और एक एम्बुलेंस रहेगा। कोऑर्डिनेट करके जितना अधिक से अधिक लाभ दे सके, गरीबों को लाभ रहेगा। जो अत्यंत गरीब रहेंगे, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, ये झारखंड हेल्थ मिशन फ्री ऑफ कॉस्ट उनको। वहीं राज्य में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और इसे रोकने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग हर संभव कोशिश में लगी हुई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना का कई राज्यों में कोरोना के दूसरे चक्र की शुरुआत हो गई है और हम लोग अभी आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, वित्त सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आपदा सचिव और मैं उस बैठक में शामिल थे। हम लोग लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राज्य में कैसे कोरोना के संकट के दूसरे चक्र को कैसे रोका जाए। और अभी अचानक कुछ थोड़ी वृद्धि हुई है, आंशिक वृद्धि हुई है, 796 अभी तक एक्टिव मामले हैं। तो हम लोगों को बहुत गंभीरतापूर्वक इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हम कैसे करके अपने वैक्सीनेशन के केंद्रों को बढ़ाएं, उनको और मजबूती से लागू करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।